हेलो गाइज, हमारे यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो पसंद आ रही है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। गाड़ी रुकने के बाद भूमिका, कौटिल्य और अर्जुन सिंह तीनों बाहर आ जाते हैं। अब अनिका भूमिका की तरफ देखती है। भूमिका कहती है, फिलहाल हमें जाना होगा, इससे ज्यादा देर यहाँ रुकना ठीक नहीं होगा, हमें देर हो जाएगी। तभी रोहित कहता है, तुम इस तरह बिना किसी प्रोटेक्शन के कहीं नहीं जा सकती। अब भूमिका कहती है, तुम दोनों समझने की कोशिश करो, मैं अकेले नहीं जा रही हूँ, यह दोनों भी मेरे साथ हैं। वैसे भी मैं किसी भी मिशन पर कोई प्रोटेक्शन लेकर जाने वाली नहीं हूँ। अब अनिका कहती है, तुम्हारा मिशन सिर्फ तुम्हारे डिपार्टमेंट का नहीं है, इसीलिए एक टीम साथ लेकर निकलो। भूमिका जवाब देती है, अभी हमारे पास इतना समय नहीं है कि हम कोई टीम बनाएं। भूमिका के ऐसा कहते ही अब्दुल्ला अपने कुछ खास आदमियों के साथ आगे आ जाता है। अब भूमिका रोहित की तरफ देखती है और कहती है, यह मेरे साथ जाएंगे तो तुम्हारे साथ कौन रहेगा? रोहित जवाब देता है, फिलहाल मुझे कहीं बाहर नहीं जाना है, मेरी सिक्योरिटी के लिए और भी लोग हैं। फिलहाल तुम्हें अब्दुल्ला को अपने साथ ले जाना चाहिए, हमारी फिक्र करने की जरूरत नहीं है। परशुराम, सूर्यवंशी यही है और बाकी कमांडोज भी। अब भूमिका कहना शुरू करती है, हम वहाँ किसी और पर नहीं जा रहे हैं, हमारी पहेली लगभग सुलझ गई है, बस कंफर्म करना है कि हम सही है या नहीं। हमें वैसे भी वहाँ कुछ नहीं करना, सिर्फ वहाँ के डिपार्टमेंट को अलर्ट करना है। हम ना ही सामने आएंगे और ना ही कोई एक्शन लेंगे, जो भी करेगी वहाँ की पुलिस करेगी। दुश्मन को हमारे वहाँ होने की कानो कान खबर नहीं होगी। इस तरह बड़ी टीम लेकर जाएंगे तो हमारे लिए छुपने में भी आसानी नहीं होगी। फिर अनिका की तरफ देखकर आगे कहती है, तुम मेरी बात को समझने की कोशिश करो, हमारा इसी तरह जाना ज्यादा बेहतर होगा। अनिका कहती है, ठीक है, तुम जाओ। इसके बाद भूमिका, कौटिल्य और अर्जुन तीनों गाड़ी में बैठकर वहां से निकल जाते हैं। तभी रोहित अब्दुल्ला को इशारा करता है। अब्दुल्ला अपने साथियों के साथ उनका पीछा करते हुए मारवा हाउस से बाहर निकल जाता है। अब आगे, आज का दिन एक रोमांचक दिन था जो रोहित और अनिका ने साथ में मिलकर पूरा किया था, लेकिन रात भी इससे कुछ कम नहीं होने वाली थी। भूमिका, कौटिल्य आदि के चले जाने के बाद अनिका रोहित के साथ वापस मारवा हाउस के अंदर लौट आती है। अपने बेडरूम में पहुंचने के बाद दोनों फ्रेश होकर अपने अपने कपड़े बदलकर आरामदायक स्थिति में आ जाते हैं। रोहित अपने बेड पर बैठा हुआ था कि तभी अनिका भी उसके पास आकर बैठ जाती है। रोहित मुस्कुराते हुए अनिका से कहता है, तुम्हारे सिंपल से सरप्राइज भी अचानक से बेहद खतरनाक हो जाते हैं। आज मुझे यह भी पता चल गया, अगर कोई भी सरप्राइज तुमसे जुड़ा है तो वह कभी भी सामान्य नहीं हो सकता। रोहित की इस बात पर अनिका मुस्कुरा देती है और कहती है, जो भी है, पर मैं खुश हूँ कि फाइनली सभी कुछ अच्छे से पूरा हो गया। अब प्रीति और ओमकार के बीच कोई नहीं आ सकेगा। और नहले पर दहला यह हुआ कि लगे हाथ सनी के लिए भी हमें एक अच्छी लड़की मिल गई। अब वह भी अपनी जिंदगी में आगे बढ़ सकेगा। पिछली बार उसके साथ जो कुछ भी हुआ उसके लिए मैं खुद को भी दोषी मानती हूँ। कम से कम अब मुझे वह गिल्ट नहीं सताएगा। तभी रोहित अनिका को छेड़ते हुए कहता है, अनिका, तुम्हारी असिस्टेंट राजलक्ष्मी तुम्हारे भाई मयूर के साथ गुलेरिया हाउस में शिफ्ट हो गई और अब तुम्हारी प्रीति भी तुम्हारे भाई ओमकार के साथ गुलेरिया हाउस में शिफ्ट हो जाएगी। क्या तुमने इस बारे में सोचा है कि अब तुम्हारा नया असिस्टेंट कौन होगा? यह सुनते ही अनिका हैरानी से रोहित की तरफ देखती है। उसके मन में इस तरह का कोई भी सवाल अब तक एक बार भी नहीं आया था। अनिका बेहद टैलेंटेड थी, लेकिन इसके बावजूद पहले राजलक्ष्मी और अब खुद प्रीति अनिका के साथ उसके हाथों की तरह रही थी। उन दोनों के बिना अनिका का शेड्यूल और भी ज्यादा बिजी हो जाने वाला था। ऐसी स्थिति में असल मुसीबत रोहित के लिए खड़ी होने वाली थी, क्योंकि वह अनिका के कीमती वक्त में से पहले ही अपने लिए पूरा वक्त नहीं चुरा पाता था और अब यह थोड़ा बहुत समय भी हाथ से जा सकता था। लेकिन कम मुसीबत अनिका के लिए भी नहीं थी। उसके पास करने के लिए इतने काम थे कि उसे अपने लिए विश्वसनीय सहायक हाथों की बेहद जरूरत थी। अनिका के चेहरे पर खामोशी और हैरानी एक साथ देखकर रोहित कहता है, अब तुम कहाँ खो गई? मैं मजाक कर रहा था और सिर्फ यह जानना चाहता था कि तुमने इसके बारे में पहले से कुछ सोच रखा है या आगे कुछ तय करने वाली हो। फिर इसी हंसी मजाक को आगे बढ़ाते हुए रोहित कहता है, अगर तुम कहो तो पूरे गुलेरिया हाउस को ही मारवा हाउस के अंदर शिफ्ट कर ले।
अब अनीका अपनी आंखों को बड़ा करते हुए रोहित को अपने चेहरे से एक्सप्रेशन देती है, जिसका मतलब था, क्या कुछ भी बोले जा रहे हो? तभी रोहित उत्साहित होते हुए आगे कहता है, मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ। अगर तुम कहो तो तुम्हारे इन दोनों जरूरी जोड़ों को यही मारवा हाउस में ही साथ में रख लेते हैं। रोहित की बेताबी को देखकर अनीका मुस्कुराकर जवाब देती है, इस बारे में बाद में सोचेंगे, फिलहाल प्रीति हमारे साथ ही है। जब तक प्रीति की शादी की बात आएगी तब तक राजलक्ष्मी भी काफी हद तक परिस्थितियों को संभालने की स्थिति में आ जाएगी। वैसे भी फिलहाल उसे अपनी सेहत और अपने आने वाले नन्हे मेहमान पर फोकस करने की जरूरत है। बाकी सभी चीजों से कहीं ज्यादा है और इस बात का ध्यान रखना भी हमारी ही जिम्मेदारी है। अनीका रोहित के करीब आकर उसकी हथेली को अपनी दोनों हथेलियों के बीच में लेकर अपना सर उसके कंधे पर रख लेती है और कहती है, तुम्हें पता है मुझे इन दोनों की सबसे अच्छी बात क्या लगती है? रोहित अपनी गर्दन हिलाकर पूछता है, क्या? अनीका जवाब देती है, यह दोनों में से कभी भी कोई भी कुछ नहीं पूछती। उन्हें जो भी काम दिया जाए वह चुपचाप पूरा कर देती है। अब रोहित कहता है, मैं जानता हूँ, इसीलिए कह रहा हूँ कि आगे के लिए तुमने क्या सोचा है। अब अनीका कहती है, इस बारे में विचार हम बाद में कर लेंगे, फिलहाल मुझे तुम्हें एक बहुत जरूरी बात बतानी है। फिर अचानक से अपने चेहरे के भाव बदलते हुए आगे कहती है, तुम्हारे लिए यह काफी मुश्किल होने वाला है, लेकिन अब हमारे पास इसके अलावा कोई चारा नहीं है और शायद कोई उपाय हम निकाल भी लें, लेकिन मुझे लगता है कि यह करना बेहद जरूरी है। अब वक्त आ गया है कि उन्हें दुनिया को समझने के लिए मौका दिया जाए। अनीका की अचानक से गोल गोल बात सुनकर रोहित के चेहरे पर हैरानी आ जाती है। पहले वह अनीका की बात को समझने की कोशिश करता है और फिर वह घूमकर अनीका की तरफ चेहरा कर लेता है। फिर अपने सवाल भरे चेहरे के साथ अनीका से कहता है, मतलब तुम किसके बारे में बात कर रही हो? अब अनीका कहती है, हमारे बच्चों के बारे में। यह सुनते ही रोहित की हैरानी और भी ज्यादा बढ़ जाती है और वह कहता है, अनीका तुम जो भी कहना चाहती हो प्लीज साफ साफ कहो। अनीका भी रोहित की तरफ घूम जाती है और उसके दोनों हाथों को अपने हाथ में लेकर कहती है, मुझे लगता है कि हमें अब हमारे बच्चों को खुद से दूर भेजना होगा। उन्हें अपने फैसले खुद लेने के लिए आगे आने वाले कल में परिस्थितियों से निपटने के लिए ट्रेंड करने का वक्त आ गया है। हम उन्हें यहाँ से यानी कि मारवा हाउस से कहीं और भेजना होगा ताकि वह अकेले जीना सीख सकें। अनीका की बात सुनकर रोहित को एक पल के लिए ऐसा लगता है जैसे कि उसके कान सुन हो गए हैं और उसे अचानक से घंटियों की आवाज सुनाई देने लगी है। वह कुछ भी सुन और समझ नहीं पा रहा है। एक पल के बाद खुद को संभालते हुए रोहित कहता है, तुम मजाक कर रही हो ना? अनीका कहती है, तुम अच्छी तरह से जानते हो कि मैं मजाक नहीं करती हूँ, मैं सीरियसली कह रही हूँ। अब रोहित हड़बड़ाकर कहता है, पर इस सब की कोई जरूरत नहीं है। फिर अपने दोनों हाथ अनीका के कंधे पर रखते हुए कहता है, उनकी माँ इतनी ताकतवर है, उनके पिता के पास दुनिया की हर सुख सुविधा है, वह हमारे साथ पूरी तरह सुरक्षित है। अगर तुम चाहती हो तो मैं उनकी सुरक्षा का इंतजाम और भी पुख्ता कर देता हूँ। और रही बात उनके सीखने और समझने की, तो वह यहाँ मारवा हाउस में हमारे साथ रहकर भी दुनिया की हर चीज सीख सकते हैं। उन्हें हमसे दूर होने की कोई जरूरत नहीं है। रोहित की बात सुनने के बाद अब एक पल रुककर अनीका कहती है, बिल्कुल सही, उनकी माँ बेहद ताकतवर है, उनका पिता भी दुनिया के सबसे ताकतवर लोगों में से एक है। अब अनीका एक बार फिर से रोहित के हाथों को अपने कंधे से हटाकर अपनी हथेलियों में लेते हुए आगे कहती है, इसीलिए यह और भी ज्यादा जरूरी हो जाता है कि वह अपने माता पिता दोनों से आगे निकले। हम उनकी सुरक्षा तभी तक कर सकते हैं जब तक उनके साथ हैं या फिर जब तक जिंदा हैं, लेकिन उसके बाद उन्हें अपनी सुरक्षा खुद करनी होगी और उस वक्त हमारे बच्चे यह सब सीखने की स्थिति में नहीं होंगे। अभी तुम उन्हें यहाँ से दूर भेजकर भी उन पर अपनी निगाहें रख सकते हो। फिलहाल हमारे दुश्मनों की आंखों से उन्हें दूर करने के लिए यह बेहद जरूरी है। अब रोहित और भी ज्यादा प्यार से अनीका को समझाते हुए कहता है, किसी दुश्मन से डरकर उन्हें कहीं भेजने की कोई जरूरत नहीं है, मैं सबसे निपट सकता हूँ। अनीका कहती है, फिर वही बात, मैं रोहित मारवा की ताकत को अच्छी तरह जानती हूँ, लेकिन यहाँ बात तुम्हारी और मेरी ताकत की नहीं है, यहाँ बात हमारे बच्चों की ताकत को बढ़ाने की है। इस तरह हमारे साये में रहकर वह अपनी ताकतों को पूरी तरह विकास नहीं कर पाएंगे। उन्हें अपने अंदर की शक्तियों को पहचानने के साथ साथ उन्हें धार भी देनी होगी। उन्हें अपने माता पिता से ही नहीं बल्कि एक दूसरे से भी अलग अलग रहकर जीवन जीने की कला सीखनी होगी। आज उनके लिए यह मुश्किल होगा, लेकिन आने वाले कल में वह एक दूसरे की ताकत बनकर एक दूसरे को सुरक्षा दे पाएंगे, एक दूसरे के पूरक बन जाएंगे।
अनीका की बात सुनकर रोहित बेचैन हो उठता है और अपने बिस्तर से उतरकर नीचे खड़ा हो जाता है। फिर अनीका को बीच में ही रोकते हुए कहता है, तुम यह सब क्या कर रही हो अनीका? वह अभी बहुत छोटे हैं। अब अनीका कहती है, रोहित मारवा उनसे भी छोटा था जब उसने अपनी जिंदगी को अपनी माँ और पिता दोनों के बिना जीना शुरू किया। अनीका उससे भी बहुत छोटी थी जब उसकी माँ और पिता दोनों का ही साया उसके ऊपर नहीं था। रोहित कहता है, तुम कहाँ की बात को कहाँ ले जा रही हो? हम दोनों मजबूर थे, पर हमारे बच्चों के सामने ऐसी कोई मजबूरी नहीं। अब अनीका भी अपने बिस्तर से उतरकर नीचे खड़ी हो जाती है और कहती है, समझने की कोशिश करो मिस्टर मारवा। एक बाप की तरह मत सोचो, एक गार्जियन की तरह सोचो। माता और पिता सिर्फ ममता और वात्सल्य नहीं होते, बल्कि उनके पोषक और संरक्षक भी होते हैं। इसीलिए हम दोनों को ही सुरक्षा देने के साथ साथ ताकतवर भी बनाना होगा। अब वह इतने छोटे भी नहीं हैं कि हमारी बात को समझ ना सके। अब रोहित अपने उदास चेहरे के साथ कहता है, अनीका फिलहाल तुम समझने की कोशिश करो, मैं रिया के बिना बिल्कुल नहीं रह सकता। अनीका रोहित के करीब आ जाती है और उसके कंधे पर हाथ रखकर कहती है, लेकिन मैं अपने तीनों बच्चों के बिना नहीं रह सकती। ऐसा कहते हुए अनीका की आंखों में पानी भर आता है। रोहित अनीका की आंखों में तकलीफ को देख पा रहा था। फिर अनीका लंबी गहरी सांस लेकर अपनी भावनाओं पर नियंत्रण रखती है और आगे कहती है, यह करना बेहद जरूरी है। इस बात को अच्छी तरह समझ लो, जिस तरह दुश्मन पिछली बार से ज्यादा ताकतवर होकर इस बार हमारे सामने आया है, भविष्य में वह और ज्यादा ताकतवर होकर नया रूप लेकर हमारे सामने खड़ा होगा। जब तक हम हैं तब तक हमें उनका सामना करना होगा। जब हम नहीं होंगे तब उसका सामना करने के लिए हमारे बच्चे होंगे। आज नहीं तो कल हमारे दुश्मनों को यह बात पता चल ही जाएगी कि वह सामान्य बच्चे नहीं हैं। अनीका की बात सुनते ही रोहित की आंखें बड़ी हो जाती हैं, चेहरा अचंभे से भर जाता है और वह अनीका की तरफ घूर घूर कर देखने लगता है। अनीका रोहित की आंखों का सवाल समझ जाती है और हल्के से अपनी गर्दन हिलाती है। अब रोहित कहता है, ऐसा नहीं हो सकता। अनीका कहती है, ऐसा ही है। जिस तरह मुझ पर एडल्ट होने के बाद ड्रग का असर दिखाई देने लगा और मेरी ताकत बढ़ने लगी, जो आज तक बढ़ रही है, बिल्कुल उसी तरह मुझे डर है कि हमारे बच्चों पर भी इसका असर दिखाई देगा। रोहित झट से अनीका के दोनों हाथों को अपने हाथों में पकड़ लेता है और उसकी आंखों में देखते हुए कहता है, तुम्हें डर है या विश्वास है? अब अनीका एक पल खामोश रहने के बाद कहती है, मुझे विश्वास है कि ऐसा ही होगा। हर वरदान के अभिशापित पहलू भी होते हैं, इसके भी हैं। जिनके माता पिता सामान्य नहीं, वह बच्चे सामान्य कैसे हो सकते हैं? अपनी बात कहकर अनीका चुप हो जाती है। रोहित भी एकदम खामोश हो जाता है। दोनों अपनी अपनी जगह पर जमे खड़े रहते हैं। फिर कुछ पलों के बाद अनीका कहती है, सच सच बताना, क्या तुम्हें अपने बच्चे बाकी बच्चों की तरह सामान्य लगते हैं? इतनी सुख सुविधा और लाड प्यार मिलने के बाद उन्हें जैसा होना चाहिए, क्या वह तुम्हें वैसे दिखाई देते हैं? अब रोहित कुछ पल अनीका की तरफ देखता है और उसके बाद खामोश रह जाता है। फिर कुछ क्षणों के बाद एक बार फिर से अनीका से कहता है, लेकिन उन्हें यहाँ से दूर भेजने की जरूरत क्यों है? वह अपने आगे आने वाली जिंदगी के लिए यहाँ रहकर भी तैयार हो सकते हैं। अब अनीका कहती है, उन्हें यहाँ से दूर करना इसलिए जरूरी है ताकि वह दुश्मन की आंखों से दूर हो सके, दुश्मन उनकी ताकतों के बारे में कभी जान ना सके और हमारे बच्चे हमारे ही संरक्षण में यहाँ से कहीं दूर रहकर अपनी ताकतों को जान सके, उन्हें बढ़ा सके, दुश्मन से भी ज्यादा ताकतवर हो सके और इन सब से भी जरूरी चीज, वह अच्छाई और सच्चाई के मायने समझ सके। क्योंकि यह तय है कि यह लड़ाई किसी एक पीढ़ी तक चलकर खत्म होने वाली नहीं है, यह पीढ़ी दर पीढ़ी चलने वाली है। एक बार फिर से कमरे में खामोशी छा जाती है। अब कुछ पल रुककर रोहित अनीका से कहता है, क्या इसके अलावा भी उन पर कोई खतरा मंडरा रहा है? क्या उन्हें अभी भेजना जरूरी है? अनीका बिना कुछ कहे अपनी गर्दन हाँ में हिला देती है। अब रोहित लगभग गिड़गिड़ाते हुए कहता है, यह बहुत मुश्किल है अनीका, मुझसे यह नहीं होगा। अनीका अपने दोनों बाहें खोलकर रोहित की तरफ कदम बढ़ाती है। रोहित अनीका के सीने से लग जाता है। दोनों की आंखों से आंसू बह निकलते हैं, लेकिन यह वह मुश्किल फैसला था जो दोनों को मिलकर लेना था। आखिर जंग कभी ना खत्म होने वाला आगाज है, जिसमें विराम तो बहुत सारे होते हैं, लेकिन पूर्ण विराम कहीं नहीं। वैसे भी अनीका बच्चों को यहाँ से भेजने के बाद अपने अगले विराम तक पहुँचना चाहती थी। वह वक्त आ चुका था जब वह अपनी पूरी ताकत के साथ दुश्मन को जवाब दे।